क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है सर। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए, नई सरकार आई है, 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी नई सरकार गठित हुई है, उसमें जो 100 दिन में इन्होंने काम किए, एक तो ERCP का जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस पर जो काम किया है, उससे हमारे क्षेत्र को पानी जो मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की थी, तो जो बहुत सालों से चली आ रही थी, 20 साल से, उसका निदान होगा। एक उन्होंने अभी जो एंटी टास्क गैंग का बनाया है, उससे भरतपुर में, क्योंकि काफ़ी क्राइम बढ़ रहा था, गत 5 साल में बहुत क्राइम बढ़ा हुआ था, तो उस पर काफ़ी ब्रेक लगाए और जो गतिविधियां थी, जो गुंडा तत्व थे, वो या तो यहाँ से छोड़ के चले गए या वो अपने शांत हो गए या काफ़ी उन्होंने अंदर कर दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं काफ़ी। आपने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी बात करी आपने। भरतपुर का जो क्षेत्र है काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में शुरू से ही शामिल रहा है। क्षेत्र में क्या आपको लग रहा है कि जो 3 महीने का कार्यकाल हुआ है, कुछ परिवर्तन आया है क्या अपराध के ग्राफ में? सर बिल्कुल परिवर्तन आया है। मैं खुद व्यवसायी हूँ और जगह जगह मैं जाता हूँ, भरतपुर में भी रहता हूँ, व्यवसायियों से जुड़ी समस्या मैं समझता हूँ। व्यवसायी को सबसे बड़ी समस्या क्राइम से रहती है। क्राइम रहेगा तो व्यवसायी अपना व्यवसाय ढंग से नहीं कर पाएगा, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ रहती है, डर का माहौल रहता है। तो हमारे कई व्यवसायियों ने अपना पलायन भी किया, क्योंकि उनको अपने बच्चों के या परिवार का हमेशा भय बना रहता था। 100 दिन में ये सरकार बनी है, उन्होंने जो क्राइम पर जो सख्ती की है, उससे एक तो भय का माहौल हटा है और पलायन पर भी लोगों को एक लगा है कि अब हमें भरतपुर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं काम करना चाहिए, और मतलब क्राइम पर काफ़ी लगाम है। आपने ERCP का भी मुद्दा आपने उठाया। जल से जुड़े समझौते इस वर्तमान सरकार ने किए हैं, मध्य प्रदेश से, हरियाणा की सरकार से भी। पानी आएगा, समृद्धि लाएगा, क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कैसा काम चल रहा है? ये जो ERCP का मुद्दा था, ये काफ़ी टिपिकल था, जो मैं समझता हूँ कि 3 स्टेटों को कॉम्बिनेशन करके काम कराना, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी टास्क हो, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री की हर एक जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उनको एक टेबल पर बैठा के, उनको समझा के, अपना रास्ता निकाल के, और ये बहुत बड़ी परियोजना है जिसका हमें अभी तो सिर्फ मतलब एक आइडिया है कि यहाँ से हमको बेनिफिट, जब इसका 5 साल या 4 साल बाद ये अपने मूल रूप पर आ जाएगी, तो उसका जो आनंद मिलेगा ना, वो मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या है, फसल, किसानों को, क्योंकि पानी का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सर, जैसा कि आप युवा व्यवसायी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि रोजगार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न केवल भरतपुर, राजस्थान के लिए, बल्कि देश के लिए भी। तो रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान जो सरकार है, रोजगार के अवसर कैसे युवाओं को ज़्यादा मुहैया कराए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा एक पर्सनल व्यू है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो क्या है, सीमित है, कि सरकार ऐसा नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब दे दे। तो मैं अपने यंग जनरेशन से भी कहना चाहता हूँ कि वो बिज़नेस की तरफ भी अपना रुख रखें, और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि नए बच्चों के लिए, नए व्यवसायियों के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि या अधिक से अधिक एकल विंडो या कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जो लोग बिजनेस की तरफ उनका रुझान हो, क्योंकि व्यक्ति जो भी बच्चा पढ़ता है तो वो सोचता है कि साहब मेरी सरकारी जॉब लग जाए। मेरा मानना ये है कि बच्चा जब ये पढ़ के निकले और वो सोचे कि यार मैं कोई बिज़नेस करूँगा, मैं कोई धंधा करूँगा, उसकी तरफ जब हमारा रुझान जाएगा तो देश भी तरक्की करेगा। और ये जो समस्याएं हैं नौकरी की, क्योंकि नौकरी तो सीमित है और वो चंद लोगों को ही दी जा सकती है, या एक मिनिमम उनका है, उससे ऊपर तो उनका बिजनेस का कोई मतलब दायरा नहीं है, वो अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हैं। जी। तो सर, एक युवाओं से जुड़ा हुआ भी सरकारी रोजगार के अवसर निकालती रहती है और परीक्षाएं कराती रहती है, लेकिन विगत पिछली सरकार में देखा गया है कि पेपर लीक्स का घटनाक्रम बहुत हुआ है। 18 में से 17 पेपर लीक हो चुके थे। नई सरकार आई है, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या आप? नहीं, सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी मैं देखता हूँ अखबारों में काफ़ी गिरफ्तारी भी हुई हैं, और इस पर सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं, क्योंकि ये एक तरह से उस गरीब बच्चे के लिए या एक जो मेहनत करता है उसके लिए धोखा है।
और इस तरह से जो बच्चे इस तरह से धोखा दे के या ऊपर जो पैसे लेके और ऊपर पास होके जाते हैं, वो आगे चल के भी समाज के लिए समाज कंटक का ही काम करेंगे, क्योंकि वो धोखे से ही ऊपर आए और धोखे से ही आगे उनका चलेगा। जो बच्चा टैलेंटेड है, जो अपना पढ़ के मेहनत करके कर, वो पिछड़ जाता है क्योंकि वो चीटिंग के चक्कर में। तो मेरा मानना ये है कि इस पर और सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए और इनकी बिल्कुल जो ये इस तरह का काम करते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करना चाहिए और सरकार कर रही है। ठीक है सर, एक पानी के मुद्दे पे दोबारा आते हैं। राजस्थान की जनता भजनलाल जी को पानी लाने का श्रेय दे रही है कई जगह, और उनको राजस्थान का भागीरथ भी कह रही है। आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें विचार में मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि पानी का काम भागीरथ जी ने ही किया था और जैसा इन्होंने ये अभी ERCP का किया है, तो साहब इनको भागीरथ की उपाधि दी जाती है मेरे हिसाब से। सर, एक धार्मिक दृष्टि से देखें तो अयोध्या बहुत बड़ा मसला था, निपटारा हुआ है उसका। अभी भजनलाल जी ने उसके लिए प्रत्येक संभागीय मुख्यालय से बसेस की व्यवस्था भी करवाई है। खुद भी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर दर्शन कराने गए थे। जनता को दर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? सर देखो, राम जी तो सबके हैं और जो ये मंदिर बना है इससे हिंदुओं में काफ़ी आस्था है राम जी की, और हम बचपन से राम जी की पूजा करते हुए आए, और ये तो बहुत हर्ष का और खुशी का है। और जो हर गरीब व्यक्ति को जो नहीं जा सकता उसके लिए सरकार बस से भेज रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बातचीत के आखिरी पड़ाव में आएंगे सर। चुनावों को लेकर के बात करेंगे। माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। क्या लग रहा है आपको? दोनों पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। बीजेपी राजस्थान में कितनी सीटें जीतने जा रही है? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है जो मैं देख रहा हूँ। मैं भरतपुर भी मेरा व्यवसाय है, जयपुर भी है, मैं जाता रहता हूँ क्षेत्रों में। लोगों का, यंग बच्चों का काफ़ी क्रेज़ है मोदी जी की तरफ, और एक ज़मीनी कार्यकर्ता को CM बनाया, इससे भी बहुत बड़ा क्रेज़ है। और भरतपुर में तो है ही है, और पूर्ण बहुमत से सरकार बननी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है? राजस्थान में तो साहब 25 ही है।